हेलो, नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12 के लिए बायोलॉजी का 400 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें से आप लोग 62 तक क्वेश्चन देख चुके थे पिछले 2 वीडियो में। अभी जो है फिर से हम लोग 62 के बाद आगे के करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथ ही साथ आप जो है अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी इस वीडियो के देखने के बाद देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाला क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में इससे बनने की काफी संभावना रहेगी। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 62 के बाद अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन कि सिकल कोस्टा एनीमिया किस प्रकार का रोग है। दैट मींस सिकल सेल एनीमिया इज विच टाइप ऑफ डिजीज। लिंग संबंधित रोग, दैट मींस सेल्स रिलेटेड डिजीज, ऑटोसोम संबंधित रोग, ऑटोसोम लिंक डिजीज, कमी जनित रोग, डेफिशिएंसी रिलेटेड डिजीज, या मेटाबॉलिक या चयापचय संबंधित रोग। मेटाबॉलिक और फंक्शनल और मेटाबॉलिक रिलेटेड डिजीज। आपको बताना है सिकल सेल एनीमिया कैसा रोग है। तो सिकल सेल एनीमिया रोग के बारे में आपको मालूम है कि ऑटोसोम संबंधित रोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर नोन एज जैविक बंदूक के रूप में, दैट मींस बायोलॉजिकल गन, आणविक कैंची के रूप में, मॉलिक्यूलर सीजर्स, या प्लाज्मिड के रूप में, या माइक्रोपिपेट के रूप में। आपको बताना है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को किस रूप में जाना जाता है। अगर ध्यान में होगा तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग आणविक कैंची कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पूरा एक टॉपिक खास करके पढ़ना था, जिसको हम लोग आणविक कैंची कहते हैं, तो मॉलिक्यूलर सीजर्स के रूप में हम लोग पढ़ेंगे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफीम किससे प्राप्त होता है। ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इसको बीबीआई कर लीजिएगा। और ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पापावर सेमिफेरम से, पापावर सेमिफेरम, एरिथ्रोजाइलोकोका से, कैनाबिस सटाइवा से, या एट्रोपा बेलाडोरा से। आपको बताना है कि अफीम किससे प्राप्त किया जाता है। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पापावर सेमिफेरम से। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते रहिए और लास्ट में बताइएगा कि आपके टोटल क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। इन विच रीजन इन एक्सट्रीम कम्युनिटी इज फाउंड। ऑप्शन है संतुलित क्षेत्र में, इन द बैलेंस जोन, संक्रमण क्षेत्र में, इन द ट्रांजिशन जोन, नग्न भूमि में, बेयर सॉइल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर की बात करें कि चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है तो वह नग्न भूमि में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेलिसिनेरिया के पुष्प है। द फ्लावर ऑफ वेलिसिनेरिया आर। वायु परागित होता है इसमें, यानी लीफ पोलिनेटेड, कीट परागित, इंसेक्ट पोलिनेटेड, जल परागित यानी वाटर पोलिनेटेड, या जंतु परागित एनिमल पोलिनेटेड। वेलिसिनेरिया के पुष्प में कैसा होता है, तो वेलिसिनेरिया के पुष्प कहाँ मिलता है। पहले वेलिसिनेरिया का पुष्प मिलता है जल में, तो जल में जो मिलता है तो इसमें कौन सा परागण होगा, जल परागित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस एल मिलर किससे संबंधित है। एस एल मिलर इज रिलेटेड टू जीवन की उत्पत्ति और विकास है, यानी ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, विकासवाद का उपयोग अणु और एवं अनुप्रयोग के सिद्धांत से, यानी थ्योरी ऑफ यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ इवोल्यूशन। या ऑप्शन सी है नॉन डार्विनवाद से, नियो डार्विनिज्म, या नॉन लैमार्कवाद से, नियो लैमार्किज्म। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो आपको मालूम है एस एल मिलर के बारे में हम लोग पढ़े थे। एस एल मिलर का सिद्धांत तो वो है जीव की उत्पत्ति एवं विकास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। व्हाट टाइप ऑफ गैमेट्स आर जनरली प्रेजेंट। हैप्लॉइड यानी एक गुणक, डिप्लॉइड यानी द्विगुणक, पॉलीपेप्टाइड यानी बहुगुणक, या नलिक पोलाइड अगुणक। तो युग्मक जो है, युग्मक सदैव अगुणित होते हैं, जबकि युग्मनज यानी जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉइड, बट गैमेट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड यानी एक गुणक, या कहे तो अगुणित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। Tuberculosis, that means TB, is mainly transmitted through
हवा के द्वारा थ्रू एयर, जल के द्वारा थ्रू वाटर, कीटों के द्वारा थ्रू इंसेक्ट, संपर्क द्वारा यानी थ्रू कंटेक्ट। अगर इसका आंसर की बात करें तो क्षय रोग यानी टीबी जो है मेन जो है हवा के द्वारा, अगर छींकता है कोई तो छींकेगा तो हवा के माध्यम से फैलेगा, तो क्षय रोग का संक्रमण किस रूप से होगा, मेन रूप से वो होगा हवा के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसजेनिक मूसों यानी चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? ट्रांसजेनिक माइस कैन बी यूज्ड फॉर वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु यानी वैक्सीन सेफ्टी टेस्ट, उर्वरक की क्षमता के प्रभाव हेतु, फर्टिलाइजर एफिशिएंसी टेस्ट, प्रतिजैविक की खुराक हेतु, एंटीबायोटिक डोजेज टेस्ट या इन सभी हेतु, ऑल ऑफ दीज। तो ट्रांसजेनिक मूसों यानी ट्रांसजेनिक चूहा का हम लोग किस पहले तो कोई भी वैक्सीन बनता है तो खास कर तो इसको बैन लग गया, लेकिन पहले जो भी एक्सपेरिमेंट होता था खास कर चूहा पर होता था, अभी भी होता है, लेकिन वैक्सीन के अगर सुरक्षात्मक जांच करना हो तो हम लोग ट्रांसजेनिक मूसों यानी चूहों का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भाशय किससे संबंधित है? यूटेरस इज रिलेटेड टू नर जनन तंत्र से, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, मादा जनन तंत्र से, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पादप जनन तंत्र से या प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम या इन सभी से। तो गर्भाशय जो है लैंगिक अंग है, सहायक लैंगिक अंग अगर किसका है तो ये मादा का है, तो मादा जनन या स्त्री जनन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राई आईएवी, क्राई ए वाला आई नहीं ये और नहीं होगा, क्राई आईएवी किसे नियंत्रित करता है? क्राई आईएवी कंट्रोल्स कॉर्न छेदक को यानी कॉर्न बोरर को, गेहूं के रस्ट को यानी व्हीट रस्ट को, कपास के कीटों को कॉटन पेस्ट या मक्का के कीटों को मेज पेस्ट। तो इसकी बात करें तो क्राई आईएवी किसे नियंत्रित करता है? तो कपास के कीट को नियंत्रित करता है, कॉटन पेस्ट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेक ओपेरॉन किसका प्रतिनिधि है? लेक ओपेरॉन रिप्रेजेंट्स अनुदेशित जीन क्रियाविधि का यानी नेस्ट्रेशनल जीन मैकेनिज्म या दमनकारी जीन क्रियाविधि का, सप्रेशर जीन मैकेनिज्म, विसंचालन जीन संरचना का यानी हाउस होल्ड कंट्रोल जीन या इन सभी का। लेक ओपेरॉन किसे नियंत्रित करता है? तो दमनकारी जीन क्रियाविधि का यानी सप्रेशर जीन मैकेनिज्म का। ठीक है, आप लोग एक क्वेश्चन अगर तभी बन पा रहा होगा जब आपने अच्छे से पढ़ाई किया होगा। अगर आप इसको सभी क्वेश्चन को डील कर रहे हैं मतलब आप अच्छे से पढ़ाई किए होंगे। ऐसा प्रैक्टिस सेशन हम लोग कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन में जितना से जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सके उतना लगाइए, और साथ ही साथ अगर किसी टॉपिक में अगर कोई क्वेश्चन नहीं पता है उस टॉपिक को आप लिखते हुए चलिए कि उस टॉपिक को आप क्लियर कर ले। 2 नंबर या 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें आप अच्छे से डील कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है F2 संतति की बाह्य लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है? व्हाट इज द phenotypic ratio of F2 progeny in case of incomplete dominance? आपको बताना है कि अपूर्ण प्रभाविता में जो F2 संतति का अनुपात कितना मिलता है। तो अगर सही से पढ़े तो इस चैप्टर को तो इसको तो बनाने में कोई आसानी पूरा रहेगा। आप लोग पढ़ेंगे कि F1 संतति में कितना हो, F1 संतति में उसका रेशियो क्या होगा, F2 संतति में उसका रेशियो क्या होगा, F2 के संतति में रेशियो क्या मिलता है? 1:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है AMPR जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है? AMPR जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग रेसिस्टेंस अगेंस्ट रोगाणुओं में यानी माइक्रोब्स, कीटों में, इंसेक्ट, प्रतिजैविक में एंटीबायोटिक्स या सूखा के लिए अगेंस्ट ड्रॉप। तो AMPR जीन जो है प्रतिरोधक क्षमता किसमें विकसित करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो वो होता है माइक्रोब्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी ल्यूकोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? वेयर आर बी ल्यूकोसाइट प्रोड्यूस्ड? अस्थिमज्जा में, बोन मैरो, थाइमस में, रक्त में या लिम्फ या लसिका में? या लिम्फ में। तो आप लोग याद पहले ये बताइए, एक और चीज बताइएगा, बी ल्यूकोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो ये तो लिम्फ में होता है, अस्थिमज्जा में। और एक और चीज बताइएगा, बी ल्यूकोसाइट। ठीक है, टी ल्यूकोसाइट का भी निर्माण कहाँ होता है? आप एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वस्थ महिला के
पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? द टोटल नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड इन द एंटायर लाइफ ऑफ हेल्दी ओवेनी 4440 या 365। एक स्वस्थ महिला में पूरे जीवन काल में कितना अंडा उत्पन्न होता है? तो 400 उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतर्गर्भाशयी पूर्ति होने का मुख्य कारण क्या है? द मेन रीजन फॉर कॉपर टी बीइंग एन इफेक्टिव इंट्रायूटेराइन डिवाइस इन द यूटेरस इज शुक्राणु की निषेचन क्षमता में कमी, यानी डिक्रीज इन द फर्टिलाइजिंग एबिलिटी ऑफ स्पर्म। गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणु की भक्षाणु क्रिया में वृद्धि, इंक्रीज इन द phagocytic activity of sperm due to release of copper ions in the uterus, या शुक्राणु की गतिशीलता में कमी, and decrease in the motility of sperms, या इनमें से सभी। तो गर्भाशय में जब कॉपर टी का यूज किया जाता है तो इससे शुक्राणु की हर एक क्षमता को कम कर देता है। तो पहला तो काफी हद तक सही है, शुक्राणु की निषेचन क्षमता में कमी। बहुत सारे किताबों में यही आंसर दिया हुआ है, लेकिन शुक्राणु की निषेचन क्षमता में कमी करेगा, साथ ही साथ मोचित होने के कारण शुक्राणु की भक्षाणु क्रिया में भी वृद्धि कर देगा। तीसरा कि उसका निषेचन क्षमता में कमी है, साथ ही साथ वहां पे निषेचन शुक्राणु की गतिशीलता को भी कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है? इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट स्पीशीज सीड इज प्रोड्यूस्ड बाय एपोजेनी? एस्ट्रेसिया एवं घास में, यानी एस्ट्रेसिया एवं ग्रासेस, सरसों यानी मस्टर्ड, साइट्रस एवं आम, साइट्रस एवं मैंगो, इनमें से कोई नहीं। तो बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा किस पौधे में होता है? तो एस्ट्रेसिया में और घास में जो है असंजनन द्वारा इस पौधे के बीज का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीव जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो क्या कहलाते हैं? जीन प्रेजेंट एट द सेम locus but having different expression are called बहुएलील यानी पॉलीएलील, मल्टीपल एलील, बहुजीन, मल्टीजीन, ओंकोजीन, जैसा प्रवर्धन जीन, कोडोमिनेंस जीन। तो एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी अभिव्यक्ति जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति उसको कहेंगे बहुजीन या कहें तो मल्टीजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? Which of the following human chromosome has the highest and lowest number of genes? बताना है सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव में गुणसूत्र कौन सा है? सबसे अधिक अगर देखा जाए तो गुणसूत्र 1 एवं सबसे कम गुणसूत्र 1 एवं वाई, सबसे कम और सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत कोश का अर्हता प्रदर्शित करता है, यानी सैक्रोमाइसिस, एनीमिया, शोथ, एपीएस्टेसिस, सप्रभाविता यानी कोडोमिनेंस, प्लेयोट्रोपी या फिर प्रभाविता कंप्लीटोमिनेंस। तो दांत कोश का अर्हता यानी सैक्रोमाइसिस क्या यहाँ पे शो करेगा? प्लेयोट्रोपी या प्लेयोट्रोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के शिशुधन प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? Adaptive radiation of marsupials of Australia is an example of which of the following? अवसारीकरण विकास का यानी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, अवसारीकरण विकास का कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, साल्टेशन या इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया की शिशुधन प्राणी जो है अनुकूली विकिरण का एक उदाहरण है किसका? अपसारीकरण विकास का। दो टॉपिक आप लोग क्लियर और कर लीजिएगा, अपसारी विकास और अभिसारी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसे गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी अनुवांशिक बीमारी होती है? वीक जेनेटिक डिजीज इज कॉल्ड बाय ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। ऑप्शन है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, दांत कोश का अर्हता यानी दांत कोश का अर्हता सिकल से ले लेंगे और कौन से ले लेंगे? सिकल से ले लेंगे या डाउन सिंड्रोम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डाउन सिंड्रोम। ठीक, एक ऐसे गुणसूत्र
ठीक है, ट्राइसोमी से जो है कौन सा अनुवांशिक बीमारी होगा, तो डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णांध है, वर्णांध नहीं, वर्णांध है, एक समान दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णांध है की शादी एक समान दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तो अब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वर्णांधता की संभावना इनमें से क्या होगी? एक नॉर्मल विजन ओवेन विथ में सब वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस वाला है, समान दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णांध है कि शादी एक समान दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तो उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वर्णांधता की संभावना इनमें से क्या होगी? ऑप्शन है कि 25% वर्णांध पुत्र एवं लक्षण प्रभावी सभी साधारण दृष्टि वाले पुत्री, वर्णांध पुत्र एवं 50% वर्णांध पुत्र एवं 50% समान दृष्टि वाली पुत्री, या 50% वर्णांध पुत्र एवं 50% वर्णांध पुत्री, सभी पुत्र समान दृष्टि वाले वर्णांध पुत्री। तो इसका जो है बनाने का यहाँ पे 3 केस आपको पढ़े होंगे मिनिमम क्लास में। अगर समान दृष्टि वाली महिला है जिसके पिता कैसा है, वर्णांध है, यानी महिला में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग ऐसे पढ़े होंगे तो कुछ इस टाइप का, अगर मान लीजिए महिला में कोई तो प्रॉब्लम है नहीं, एक से जिसके पिता वर्णांध है की शादी एक समान दृष्टि वाले पुरुष से होती है, यानी लेकिन महिला समान रहती है, समान दृष्टि वाली महिला है। अगर इसमें एक पर वाहिका, देखिए वर्णांध में क्या होता है कि महिला में दोनों पर होना चाहिए स्थिति, तभी कलर बनाया जा सकता है, जबकि पुरुष में अगर देखा जाए तो अगर सिर्फ एक क्रोमोसोम में एक लिंग गुणसूत्र पर होने वाली बीमारी है, अगर पुरुष पर एक सी भी आ जाता है तो एक कहीं कभी वर्णांध हो जाता है, लेकिन महिला में ऐसा केस नहीं होता है। ठीक है, तो जितने भी केस है, एक चीज याद रखिए कि ऑफलाइन वाले बच्चे जितने भी है, तो वर्णांध वाला जितना भी केस पढ़ाएंगे, 3 केस पढ़ाएंगे, शायद 3 या 4 केस पढ़ाएंगे, और मिनिमम पढ़ाएंगे तो 3 या किसी भी टीचर से पढ़ेंगे तो 3 केस तो पढ़ाएंगे। तो जितने भी है आप लोग बना के फिर से नंबर पर सेंड कीजिएगा, और उसकी शादी किससे हो रही है, एक समान पुरुष से, तो उसमें होने वाले पुत्र में या पुत्री में उसका संभावना क्या होगा? तो केस क्या बन सकता है, क्योंकि समान स्त्री पुरुष, समान स्त्री है तब पर भी उसमें चांस रहेगा कि वाहिका महिला रहे, क्योंकि इसके पिता वर्णांध है ना, तो इसमें चांस रहेगा कि पुत्री में आ जाएगा, वहां पे वाहिका बनने की संभावना, और वाहिका रहेगा तो समान स्त्री ही है, और उसके साथ ही एक समान दृष्टि वाले पुरुष होती है, तो उससे हमारा क्या होगा? 50% वर्णांध, 50% समान दृष्टि वाली पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है? इमर्जेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग: अनुकूली विकिरण यानी एडेप्टिव रेडिएशन, ट्रांसडक्शन, ऑप्शन सी किसी समुदाय में परिस्थिति विविधता, रीएक्टिव रेडिएशन इन ए कम्युनिटी ऑफ शारीरिक विकास यानी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। आंसर क्या हो जाएगा? किसी समुदाय में कोई स्थिति विभिन्नता। आज हो गया इतना ही, कैसे तो आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिए, अगर याद नहीं है तो, और इसको आगे देख लीजिएगा तो सही नहीं है। बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।